अब बता दें मुझे अगर आप ठीक है आवाज़ तो। अच्छा, हमने आज ना जल्दी से थोड़ा काम करना है। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ मैं आपको पहले बताता हूँ, गूगल क्लासरूम जो मैंने बनाया उसके ऊपर आपका जितना भी मटेरियल होगा फ्रॉम नाउ टू ऑनवर्ड, उसमें आपके पीडीएफ की फाइल्स जितना मुझे लगा कि जो होना चाहिए शेयर होना चाहिए, उसमें फिजिक्स के नोट्स वगैरह फार्मूलाज वगैरह, तो वहाँ पे वो टाइम टू टाइम नोट्स जो है ना वो शेयर हो सकते हैं। कल की वीडियो जो है ना वो अपलोड नहीं कर सके थे क्योंकि उसकी वजह ये थी कि हमें प्लेटफॉर्म चाहिए था जिसपे हम अपलोड कर सकें। व्हाट्सएप पे हम नहीं कर सकते क्योंकि उसकी फाइल का साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो दैट्स वाई हमने वो गूगल क्लासरूम का जो है ना एक ऑप्शन बिल्ड किया है। तो जिनके ईमेल्स मुझे आ गए हैं उनको मैंने ऐड कर दिया है, जिनके रह गए हैं तो उनको मैं फर्दर जो है ना टाइम टू टाइम ऐड कर दूंगा। अच्छा, हमने चैप्टर 4 लास्ट टाइम पढ़ा था। चैप्टर 4 में न्यूमेरिकल आपने नहीं देखने, न्यूमेरिकल फर्स्ट 2 देख लेने सिर्फ, उससे ज़्यादा नहीं करने। और इसमें सिर्फ एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज आपने सारे करने हैं, एमसीक्यूज आप कोई ना छोड़िएगा। और एमसीक्यूज बेसिकली आपके सारे चैप्टर्स जो है ना वो कवर कर रहे हैं जो आपके कंसेप्ट वगैरह हैं। अच्छा, इसमें पहला जो है इसमें एमसीक्यू ये है कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू। तो आपको पता है कि एरिया जो अंडर द कर्व होता है वो फोर्स एंड ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट का, एफ डॉट डी जिसे कहते हैं, तो वर्क होता है वो। इसका बी आंसर है। शेप स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज इक्वल टू। तो जो टाइम और वर्क का जो ग्राफ होता है उसे हम पावर कहते हैं, जिसका आपको पता भी है, पी इज इक्वल टू वी टी। ओके जी, वर्क डन विल बी मैक्सिमम इफ द एंगल। अच्छा, यहाँ पे एफ डॉट डी कॉस थीटा की वो लगेगा फार्मूला, और आपको पता है कि जो कॉस 90 होता है वो 1 होता है, तो फिर यहाँ पे इसका 90 आंसर होगा। आई थिंक 90 होगा या 0 होगा, मुझे बता दें ज़रा, कोई अगर कैलकुलेट कर सके तो किस पे 1 होना चाहिए। हमदान यहाँ पे है मेरे साथ, अगर हमदान मेरे साथ गाइड कर दें। आई थिंक कॉस 0 जो है आई थिंक 1 होता है, तो इसका आई थिंक 0 आंसर है। आपकी मुझे आवाज़ नहीं आ रही, अगर आप अनम्यूट कर लें। हाँ जी, cos 0 ठीक है, नहीं आप सही कह रहे हैं, cos 0 जो है 1 होता है, तो इसका आंसर जो है वो डी होगा। फोर्थ वन है ये, अ फील्ड विच विल बी कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव व्हेन वर्क डन। तो जो क्लोज पाथ होता है उसमें आपका जो वर्क होता है वो कंजर्वेटिव होता है, तो इसका आंसर जो है वो डी होगा। सेम इसी तरह से फिफ्थ है, अ फील्ड इन विच द वर्क डन इन द मूविंग बॉडी अलोंग अ क्लोज पाथ, तो ये उसने बेसिकली डेफिनेशन लिखी है। और जो उसका सिक्स्थ है, सिक्स में वो ये कह रहा है कि व्हेन अ फोर्स इज पैरेलल। तो अच्छा, ये तो सिंपल सा है, जब पैरेलल आपकी फोर्स होगी तो जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा। तो जो आपकी परपेंडिकुलर फोर्स होगी उसमें आपका वर्क डन जो है वो मिनिमम होगा। ये भी सिंपल सा है, ये बेसिक है। एंड सेवंथ वन इज द वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने अभी बात की है इसकी, कि जब आपका एंटी पैरेलल होगा तो उसका आपका नेगेटिव होगा, यानी वो मिनिमम होगा। अच्छा, मुझे चैट में अगर 18 एंड 180 ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक आप सब अलाउ हैं यूज़ करने के लिए माइक, मैं फिर भी देख लेता हूँ एक दफ़ा। ठीक है, अब आप कर सकते हैं, मैंने आपको अलाउ कर दिया सबको। ओके जी, हम 8th वन पे हैं। 8th वन ये है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में इसका फ्रिक्शन आंसर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक, ये चारों जो हैं वो कंजर्वेटिव में आते हैं, जिसमें एफ डॉट डी आपका आ जाता है। नाइन्थ वन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फोर्स कैन डू नो वर्क ऑन अ पार्टिकल ऑन विच इट एक्ट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? सेंट्रीपिटल बेसिकली फोर्स होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? एफ सी इज इक्वल टू एम ए होती है, बेसिकली मैथ और उसके एक्सेलेरेशन पे डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, मेरी अब आवाज़ आ रही है? मुझे दफ़ा बता दें। अगर किसी को नहीं आवाज़ आ रही तो मुझे एक दफ़ा बता दें। हमदान है यहाँ पे मेरे साथ? हमदान जी देख, हूँ बिल्कुल। आपको आवाज़ आ रही है अभी? हाँ जी, आवाज़ ठीक आ रही है। अच्छा, लास्ट की रिकॉर्डिंग जो है ना वो मैंने उनको बताया है कि आप जो है ना उनको शेयर कर दीजिएगा, बल्कि मुझे कर दीजिएगा, तो वो हम उसको फिर गूगल क्लासरूम पे शेयर कर देंगे। ठीक है, सही है। अच्छा जी, हम अच्छा, अभी जिनको आवाज़ नहीं आ रही, उनकी तरफ इंटरनेट का इशू होगा तो वो ये करें कि मीटिंग लीव करके ज्वाइन कर लिया करें, अगर किसी को आइंदा भी फर्दर प्रॉब्लम आती है। जी जी,
जिसका वो है इसका इशू आवाज़ का वो चेंज कर लें। अगर सबका इशू आ रहा है तो फिर मुझे बता दें ताकि मैं इसको फिर किसी और तरह से चेंज करूँ। ओके, द 10th वन जो है ना वो सिंपल सा ही है, इसमें भी कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है कि वर्क हैज़ द डायमेंशन एज दैट ऑफ सेम। जैसे वर्क की डायमेंशन होती है टॉर्क की डायमेंशन होती है, ये भी सेम इसका है, तो टॉर्क इक्वल होता है। द एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर बिकम इक्वल एंड इफ वर्क इज डन एट, तो इसका यूनिफॉर्म रेट होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म जब रेट होता है तो आपका एक्सेलेरेशन जो है वो कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही होती है। अच्छा, बाकी इसके सेम ही है। आई थिंक ये आप कर लीजिएगा बाकी सिंपल भी। अगर इसमें कोई मसला है तो वो फिर आप डिस्कस कर लीजिएगा ग्रुप में। तो मेरा नहीं ख्याल के सारे जो है वो करने की ज़रूरत है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, चैप्टर 5 में ना मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, इसमें सारी चीज़ें नहीं है, वो बेटर ये है कि आप नोट कर लीजिएगा। अगर रिकॉर्डिंग या कुछ ना बाद में समझ आए, उसमें सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट में बता दूंगा कि क्या उसके अंदर लिखा हुआ आर्टिकल के अंदर। लाइक मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करूँ तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस सर्कुलर मोशन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो जो मैं इसका दोनों का डिफरेंस होता है वही होता है कि एंगुलर मोशन में जो आपका सेंटर पॉइंट होता है वो चेंज होता रहता है आपका। तो जैसे ही रोटेशनल फीड डालती है, जैसा कि मैं आप यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ, ये आपका एक पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग जो है ये मूव हो रहा है कोई भी पाथ, तो ये जो इसकी फील्ड है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी। यानी यहाँ से वो यहाँ भी मूव हो सकता है, इस तरफ भी मूव हो सकता है, तो इसका सेंटर पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन जो सर्कुलर पाथ होता है उसका आपका जो सेंटर पॉइंट है वो सेम इसी पोजीशन पे रहेगा, वो यहाँ से चेंज नहीं होगा। तो ये बेसिक इसमें जो है ना मेन डिफरेंस होता है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आता होता है कि इज सर्कुलर इज अ एंगुलर मोशन, क्या सर्कुलर जो है वो एंगुलर मोशन हो सकती है? तो इसका आंसर होता है यस, वो हो सकती है, लेकिन हर एंगुलर मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन जो है वो कभी भी नहीं हो सकती। ये आप बात जो है ना वो याद रखिएगा इसमें। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अच्छा जब हम एंगल की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है फिर उसका डिस्प्लेसमेंट की बात भी करेंगे हम उसकी वेलोसिटी की बात भी करेंगे, फिर हम उसकी एक्सेलरेशन की बात भी करेंगे, लेकिन बात हम करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर। तो एक हमारे पास लीनियर वेलोसिटी होती है, लीनियर एक्सेलरेशन होता है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है, वो सेपरेट चीज़ होती है। और जो एंगुलर होता है उसकी सेपरेट आपकी नोटेशन होती है। तो एंगुलर की सारी जो है रिप्रेजेंटेशन भी डिफरेंट होगी और लीनियर की डिफरेंट होगी, तो वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। अच्छा, आपने एक बात और याद रखनी है इसके अंदर कि जो हमारा जो मेन पॉइंट होता है ये आपका मेन फोर्स वाला पॉइंट होता है, जहाँ पे आपकी फोर्स एक्ट कर रही होती है, ये जो पॉइंट है। एंगुलर जो आपकी मोशन होती है और सर्कुलर मोशन दोनों में होती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और नहीं करना है। यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने मस्ट करना है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि S इज इक्वल टू आर थीटा। ये आपने देखना है कि ये किसके इक्वल होता है, इसको आपको पता होना चाहिए। यानी कि जो एक रेवोल्यूशन होता है यहाँ पे गिवन है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, यानी कि 360 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर आपको कहा जाए कि 1 रेडियन आपने फाइंड करना है तो आपको सिंपल सा पता है कि उसको आपने 2 पाई से डिवाइड कर देना है, तो वो आपका 57.3 इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन और आ जाए कि अगर आपने थीटा फाइंड करना हो, थीटा आप कैसे फाइंड करेंगे कि 2 पाई ऊपर चला जाएगा, 360 नीचे आ जाएगा और थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यानी थीटा आपके पास आ जाएगा 2 पाई ओवर 360। यहाँ से आप थीटा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बस ये इसका एंगुलर का इतना ही है और इसमें इतना ज़्यादा नहीं। हाँ एक चीज़, अच्छा एक क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है कि एक जो रेडियन होता है उसमें कितने डिग्री होते हैं, ये बल्कि क्वेश्चन ई कैट में तो बहुत ज़्यादा आता होता है कि यानी कि यहाँ पे 1 रेडियन जो है 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1 जो डिग्री है वो कितने के इक्वल होता है, तो वो होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 एंड डिवाइडेड बाय 360। अच्छा, जिन्होंने क्वेश्चन करना है वो अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लें। तो इसका आंसर जो है 0.017 समथिंग आता है, 0.0174, इस तरह से इसका आंसर आ रहा होता है। बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना है। बस ये मैंने एक पॉइंट बता दी, यहाँ पे आर आपका गिवन होगा और यहाँ पे रेडियस गिवन होगा और थीटा गिवन होगा, तो उसके लिहाज से आप जो है ना एस फाइंड कर सकते हैं। एस जो है उसकी लेंथ को, सर्कुलर लेंथ को शो कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी में सबसे पहला पॉइंट जो आपने याद रखना है कि उसका जो साइन है वो ओमेगा की फॉर्म में होगा। ठीक है जी, ये ओमेगा की जो है ना वो बेसिकली ये इसकी साइन की रिप्रेजेंटेशन होती है। अच्छा, ओमेगा को आपने एक बात याद रखनी है कि ओमेगा दो तरह के होते हैं। एक ओमेगा होता है कि जिसका 2 पाई एफ होता है, जिसका फार्मूला होता है, और एक ओमेगा आपके पास होता है जिसका अभी यहाँ पे है एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि डेल थीटा बाय डेल टी। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो इसमें डिफरेंस ये होता है कि ये जो आपके पास
ये वाला जो आपके पास ओमेगा, ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी होगी, और जो आपके पास ये वाला ओमेगा, ये आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो ये वाला जो सिंपल एफ है आपके पास, यानी कि ये वाला जो एफ है, ये आपके पास लीनियर फ्रीक्वेंसी है। तो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो ओमेगा की फॉर्म में होगी। ठीक है, तो इस बात को ज़रा अपने माइंड में रखिएगा, ये जो है ना इसमें बात जो है याद रखने वाली है आपके, और इसमें कुछ भी करने वाला नहीं है। और जो है, अच्छा ओमेगा की ना एक यूनिट याद रखिएगा, इसकी जो है वो यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी फॉर्म में ओमेगा का जो यूनिट होता है, ओमेगा इज इक्वल टू रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड होता है, या मुझसे सही लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे, लेकिन इसका रेडियन पर सेकंड होता है। और एंगुलर वेलोसिटी के जो फॉर्म में होता है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होता है, वो साइकिल पर सेकंड होता है। ठीक है, ये दो बातें क्लियर हो गई। अच्छा, मुझे चैट में जो बता रहे हैं ना, मुझे आप म्यूट अपना जो है माइक उसको अनम्यूट कर लें चैट, क्योंकि पढ़ने के लिए मुझे सेपरेट उसको बॉक्स को ओपन करना पड़ता है। तो मुझे आप बता दें आपके इंटरनेट का इशू, अच्छा जिनके इंटरनेट का इशू आ रहे हैं ना, तो वो उसको ज़रा रीस्टार्ट कर लें, तो होपफुली वो हो जाएगा। अदरवाइज रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको हम रिकॉर्डिंग को शेयर भी कर देंगे ताकि सबके लिए ईजी हो जाए। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी का क्लियर हो गया। एंगुलर वेलोसिटी में से आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर आपको थीटा गिवन हो और टाइम गिवन हो, तो आप एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करें, तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपने कैसे फाइंड करना है। इसके अलावा इसमें आपने और कुछ भी नहीं करना। अच्छा, हम इसको नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन की आ गया। एंगुलर एक्सेलरेशन का भी आपका जो रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है वो डिफरेंट होता है, उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अभी मैंने वेलोसिटी का बताया था कि वो ओमेगा से करते हैं। ठीक है, अब जो आपके पास अल्फा होता है वो किसके इक्वल होता है, डेल वी बाय डेल टी। यानी डेल वी बाय डेल टी किस फॉर्म में होता है, जब आप लीनियर की बात कर रहे हो, और जब आप एंगुलर की बात कर रहे हो तब आप क्या करेंगे, तब करेंगे डेल ओमेगा बाय डेल टी। ठीक है, तो ये सिंपल सी सिर्फ बात है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है, ये आपने याद रखनी है। और इसका जो होता है वो अल्फा से हम इसको शो करते हैं। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता होता है ई कैट के अंदर आता है, वो मैंने अभी देखा था उनका पेपर में कि वहाँ क्वेश्चन आया था, व्हेन बॉडी मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसका टॉर्क क्या होगा। ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, आप जरा यहाँ पे गौर से देखिएगा। टाउ इक्वल होता है हमारे पास इनर्शिया क्रॉस अल्फा, एक्सेलरेशन जिसे कहते हैं। ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो अगर आपके पास जो आपकी वेलोसिटी है वो कह रहा है कि वो कांस्टेंट है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। जब आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा, इसका मतलब ये होता है कि आपका टाउ जो है वो जीरो, यानी कि आपका टॉर्क जीरो है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज में ई कैट के अंदर हर साल आता है। ये इसको याद रखिएगा, वो डिफरेंट बातों से पूछता रहता है कि एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फिर वेलोसिटी क्या होगी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर टॉर्क क्या होगा। इस तरह से वो पूछता है, तो इस तरह से आपने इस चीज़ को याद रखना, ये एक मेन पॉइंट है एंगुलर एक्सेलरेशन के अंदर। बाकी एक्सेलरेशन के अंदर जितनी भी लिखी हुई बातें हैं, ये सारी डिबेट होती हैं। ये डिबेट्स को आपने अगर इग्नोर करना है तो कर सकते हैं, अगर याद करना है तो आपकी मर्जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आता होता है कि व्हेन बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, तो उसका टॉर्क क्या होगा। यानी वो कहना चाह रहा है कि एक वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी जो है, यानी कि हम ओमेगा की बात कर रहा हूँ, वो मूव करिए कांस्टेंट के साथ, यानी यूनिफॉर्म के साथ मूव करिए। तो वो कह रहा है उसका टाउ क्या होगा, टाउ फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जो यूनिफॉर्म होती है आपके पास वेलोसिटी होती है, उसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके टॉर्क के, तो फिर आपका टॉर्क जो है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। मैंने अगेन आपको कहा है कि चैट में ना करें, चैट में मैं बार बार नहीं चेक कर सकता। अभी भी इशू आ रहा है, मुझे बता दें ज़रा। हमने 7 चैप्टर तक आज ख़त्म करना है, तो मुझे एक दफ़ा बता दें अगर सबको आवाज़ आ रही है तो, ताकि नेक्स्ट इसको मूव करें। हमदान, आवाज़ आ रही है आपको? ओके ठीक है, आई थिंक तलहा अनम्यूट है। तलहा, आप बताते हैं अगर आपको आवाज़ आ रही है तो। जी शोएब भाई, आवाज़ क्लियर है आपकी, कोई इशू नहीं है इसमें। चलो ठीक है। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट आ जाते हैं रिलेशन। अब पीछे तक खत्म हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन तक। उसमें जितनी भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो आप उनको छोड़ दीजिएगा, प्रैक्टिकल जितने भी फार्मूलाज हैं उनको आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर जो है ना कुछ भी आपने याद नहीं करना, सिर्फ इसके अंदर एक मेन बात है, यहाँ पे इसके एंड पे लिखी हुई है, सिर्फ आपने वो बात याद रखनी है। इसमें वो कह रहा है कि जो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। अच्छा, इसमें ओमेगा क्या है, ओमेगा के आपके पास अब यूनिट की बात करें तो रेडियन पर सेकेंड है। ठीक है, अब जो वेलोसिटी आपके पास वो ये लीनियर है, तो
इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करने के लिए उसने रेडियस के टर्म ऐड किया है। रेडियस की टर्म ऐड नहीं भी वो कर सकते, नहीं भी करता तो उसकी बात ठीक थी, लेकिन उसने रेडियस ऐड करने का उसने सिर्फ मकसद इसलिए यूज़ किया ताकि वो रेडियन को जो है ना रेडियन पर सेकंड को एडजस्ट कर सके, यूनिट को एडजस्ट कर सके। तो बेसिकली आप कहने का मकसद ये है कि ये एक फार्मूला इसके अंदर है, बस अपने इसको याद रखना है। इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ भी है जो है वो याद रखने वाली नहीं, सिर्फ जो है क्वेश्चन ये याद रखना और इसमें कुछ नहीं करना, बाकी जितनी भी बातें आपने सब छोड़ देनी। ये अच्छा, आज नेक्स्ट आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर इस टॉपिक की बात है। ये जो है 4 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन हैं कि लीनियर की फॉर्म में आपकी 3 क्वेश्चन किस तरह से बिहेव करती हैं और एंगुलर की फॉर्म में किस तरह से बिहेव करती हैं। इनको तो आपने इस तरह से याद रखना है कि आपको ये भूले ना। मैंने बताया कि लीनियर की फॉर्म में वी होता है और रेगुलर की फॉर्म में आपका ओमेगा होता है, उसमें एस आपका होता है, इसमें थीटा होता है। तो ये कुछ चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे एंड पे न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो वो भी हम अभी देखेंगे इसी लेक्चर के अंदर ही, तो वो याद कर लेगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको बाकी जितना भी है आप सब कुछ छोड़ दीजिएगा और इसको पॉइंट आउट करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है आपके पास एफ सी आ जाता है, यानी सेंट्रीपिटल जो फोर्स है। जो भी सर्कुलर जो है वो सर्कुलर मोशन हो या एंगुलर मोशन हो, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंग ही वो मूव करता है। ठीक है, उसने यहाँ पे उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो दी हुई है। तो सबसे पहले आपने एक्सेलेरेशन का आपको पता है, एक्सेलेरेशन आपके क्या होता है, वी स्क्वायर ओवर आर होता है। और ये जो एक्सेलेरेशन है ये क्या होता है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन है, ये आपका लीनियर नहीं है। यहाँ पे ये नीचे गिवन होगा, ये यहाँ पे गिवन होगा। जो एक्सेलेरेशन होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, वो आपका वी स्क्वायर ओवर आर होता है। जो लीनियर होता है वो आपको पता है कि वी ओवर टी, डेल वी ओवर डेल टी के इक्वल होता है। अच्छा, अगर हम इसमें बात करें एंगल की, यानी मैं बात करता हूँ v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जो कि हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, अगर यहाँ पे ओमेगा v की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो फिर इसका क्या आंसर होगा, फिर ये होगा, फिर ये एंगल की फॉर्म में आ जाएगा अल्फ़ा, और ये आर स्क्वायर हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये डिवाइडेड बाय आर है, और ये ये है आर से कैंसिल हो जाएगा और ये ओमेगा स्क्वायर और आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल जो फोर्स है उसका अगर आपने एक्सेलेरेशन फाइंड करना हो तो उसका अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर होता है। ये सिंपल सा इसका एक बात है। और दूसरी इसमें जो सिंपल सी बात है वो ये है कि आपने एफ सी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो उसने यहाँ पे दिया हुआ है, उसका ये फार्मूला है, एम ए होता है। हम जो ए है वो सेंट्रीपिटल के लिहाज से है तो उसका ए सी आ जाएगा, वो एम वी स्क्वायर ओवर आर होगा, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, जिसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन भी कहते हैं। तो अगर मैं v की जगह v इज इक्वल टू आर ओमेगा कर दूं तो फिर इसका फार्मूला इस तरह से हो जाएगा। ये दोनों फार्मूला यूज़ हो जाते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में उसने रिक्वायर क्या किया हुआ है। तो ये दो फार्मूलाज आपने याद रखने सेंट्रीपिटल फोर्स में, बाकी जितना भी थ्योरेटिकल आप सबको छोड़ देंगे विद इंक्लूडिंग इट्स डेफिनेशन, वो भी करने की आपको जरूरत नहीं है, वो भी आप छोड़ दें। अच्छा, मूवमेंट ऑफ एनर्जी आपने नहीं करना, इसको छोड़ देना है, ये सारा छोड़ देना है, ये भी नहीं करना। और अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं जी एंगुलर मोमेंटम। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें सिंपल सा एक फार्मूला है वो आपने याद रखना है, एल इज इक्वल टू आर पी। अब इसमें जो आर है वो क्या है आपके पास, आर आपके पास पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, जो आपके पास ये पी आर है, ये आपके पास लीनियर की फॉर्म में आ रहा है, मोमेंटम है आपका। अच्छा, ये पी किसके इक्वल होता है, एम वी के इक्वल होता है। तो अगर आपने इसकी मॉडिफिकेशन फर्दर करनी हो तो आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, वो वेलोसिटी और मास और वेलोसिटी के इक्वल होता है। और जो ये एल है ये आपके पास एंगुलर है, एंगुलर मोमेंटम है। ये आपके पास लीनियर मोमेंटम है, यहाँ पे गिवन भी है, ये मोमेंटम सिर्फ है, और ये एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, ये सिर्फ इतनी सी अपनी बात याद रखनी है। दूसरा, अगेन यहाँ पे मैंने एक दोबारा थोड़ी सी इसकी मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। जो पी आपके पास होता है वो क्या होता है आपके पास, वो होता है एम वी के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एल इज इक्वल टू आर एम वी करूँ तो ये गलत आई थिंक नहीं होगा, ये ठीक होगा, ऐसा ही है। और अगर मैं फर्दर इसको चेंज करना जो चाहूँ तो एम वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, जो कि हमने पीछे पढ़ा था, वो हो सकता है। तो अगर मैं वो यहाँ पे इंटर करूँ तो ये एल इज इक्वल टू आर स्केयर एम ओमेगा, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ फार्मूला की सिंपल सी मॉडिफिकेशंस हैं जो कि उसने फर्दर की हुई हैं, इसको आप देख लीजिएगा खुद भी, यहाँ पे उसने किया भी हुआ है ये वाला। तो यहाँ ये जो मैं एंड पे लेके आया था ना एम ओमेगा आर स्केयर, तो उसने सारी मॉडिफिकेशन ऐड करके की है। उसमें क्या किया है, एक बी की वैल्यू पुट की है जो कि ओमेगा आर के इक्वल होती है, और दूसरा उसने लीनियर मोमेंटम की वैल्यू पुट की है जो कि आपकी होती है एम वी के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये आप बातें याद रखिएगा, ये सिंपल सी बातें।
और इन्हीं में से सारे क्वेश्चन आने हैं। इसके अलावा जितने भी आपकी थ्योरेटिकल चीज़ें लिखी हुई हैं आप सबको छोड़ दें, बाकी किसी चीज़ की जो करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इस चैप्टर के लास्ट जो 2 टॉपिक्स रह गए हैं वो ये हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये आपने नहीं करना, इसको पूरे को छोड़ दें, ये भी डिबेट है पूरी, इसको भी छोड़ देना आपने। अच्छा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ एक बात याद रखनी है, इसमें बाकी सारी बातें आपने नहीं याद रखनी, सिर्फ एक बात याद रखनी है कि आपका काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होती है। ये क्वेश्चन बहुत रेयर है, मैं ये ई कैट में आता होता है और ई कैट का आप थोड़ा सा कंपैरिजन प्यास से कर नहीं सकते हैं, लेकिन प्यास में अगर वो देना चाहे तो इसका सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देगा कि इनर्शिया इतना है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी इतनी है, तो आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें तो उसका सिर्फ ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, बाकी सब आप चीज़ें इसमें छोड़ दीजिए। अच्छा, ये सारा आपने छोड़ देना, ये नहीं करना है, ये भी नहीं करना है आपने। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अब इसमें मेन जो है इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है ना वो आपने करना है याद, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो क्या है, एक तो आपने ये जी की वैल्यू फाइंड, और आपको याद रखनी है कि जी की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करते हैं कि आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो वी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल होता है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये जी की वैल्यू जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, ये आपने मेन एक बात याद रखनी है। और सेकंड बात आपने याद रखनी है कि जो आपकी वेलोसिटी है, जिसे हम कहते हैं कि ये आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, यहाँ पे गिवन भी हुआ ये वाले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करें, आपको जी की वैल्यू गिवन होगी और आपको आर की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। और हमें यहाँ पे पता है कि जी जो है वो किसके इक्वल था, हमने पीछे पढ़ा भी था, जी जो होता है वो बी स्क्वायर और आर के इक्वल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो इसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो सकती है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी वगैरह दे दे तो वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हम आप उसको जो है ना सॉल्व कर सकते हैं। ये इसमें आपने बात याद रखनी है, ये टाइम जो है ये याद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो आपकी मर्जी है, अगर आपने याद रखना हो टाइम पीरियड के, एक ऑर्बिट के अंदर कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है, जैसे ये सैटेलाइट है, ये ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है अर्थ के, ठीक है। तो वो कहना चाह रहा है कि इस ऑर्बिट के लिहाज से उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। तो वो टाइम पीरियड इस लिहाज से होगा, वो भी आपकी मर्जी, अगर आप करना चाहें तो आप उसको कर लीजिएगा, बस इसके अलावा और कोई नहीं करना। रियल और अपरेंट पावर इसमें आगे, इसमें आपने सिर्फ 2 बातें याद रखनी है जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे। अच्छा, मुझे बता दें, ये पेज आपको नजर आ रहा है यहाँ पे? मुझे पेज नजर आ रहा है तो जरा बता दें ताकि इसको मैं नेक्स्ट कंटिन्यू रखूँ। ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें दो जो है ना वेट और आपका अपेरेंट पावर है, ठीक है, अपेरेंट पावर, इसमें सिर्फ सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि जब आपकी बॉडी जो है वो अपवर्ड मूव कर रही हो, तब आपका जो टेंशन होती है वो पॉजिटिव होती है, तब आपकी वेट प्लस एम ए की इक्वल होती है, ठीक है। जब आपकी बॉडी ऊपर से नीचे आ रही हो तो तब आपका वेट माइनस हो जाता है, ठीक है, एम ए से। और जब आपकी बॉडी जो है फ्री फॉल कर रही हो, यानी उसके ऊपर बिल्कुल कोई फोर्स एक्ट ना कर रही हो, तो वो एक्सेलेरेशन तब जीरो हो जाता है। एक्सेलेरेशन जीरो हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट जा रही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट जाए तो इसका मतलब ये है कि टेंशन जो है वो वेट की इक्वल है। तो ये सिर्फ 3 बातें हैं, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सिर्फ ये 3 फार्मूला याद रखने हैं, उसके अलावा कोई और चीज़ याद रखनी नहीं है आपने। ये आपने नहीं याद रखना, ये जो है सारा छोड़ दें, ये भी एक डिबेट है। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आता भी होता था बहुत ज़्यादा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, तो वो किस तरह से करनी है, तो ये सिर्फ आपने इसका ये फार्मूला याद रखना है, इसके अलावा इसका आपने कोई और चीज़ याद नहीं रखनी। अच्छा, ये हुआ किस तरह से सोल्व है, तो यहाँ से ये इसकी बेसिकली क्वेश्चन थी, जिसको आप फर्दर मॉडिफाई करें, यहाँ से वेलोसिटी अगर आपने फाइंड करनी है तो सिंपल इसको सॉल्व करना है, यहाँ से एम जो है एम एस से कैंसिल हो जाएगा, आर जो है उसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वी स्क्वायर आ जाएगा, वी स्क्वायर को अगर करना हो तो उसका अंडर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो ड्राइव हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बस इसमें कोई नहीं करना, ये चैप्टर आपका यहाँ पे एंड हो गया। आर्टिफिशियल ग्रेविटी आपने नहीं करनी है, इसको भी आपने छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, ये भी आपने नहीं करना, इसको भी आपने एज इट छोड़ देना है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये भी डिबेट है पूरी, इसको भी आपने छोड़ देना है। और न्यूटन एंड आइंस्टाइन व्यूज, ये भी आपकी पूरी डिबेट है, इसको भी आपने छोड़ना है। अच्छा, फिजिक्स में एक बात याद रखिएगा, जो डिबेट है ना वो छोड़ दीजिएगा, डिबेट जो है वो कभी भी क्वेश्चंस का या एमसीक्यूज का हिस्सा नहीं होती उसकी। अच्छा, समरी जो है वो आप देख लीजिएगा अपने लिहाज से, समरी पे मैं इतना नहीं आता, वही जो बातें हमने पढ़ी हैं वही इसमें मेंशन दी हुई हैं। हम डायरेक्ट जो है मैं आप इसमें न्यूमेरिकल्स में आता हूँ, न्यूमेरिकल्स में बता देता हूँ कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके पास इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, जिसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल है जो है आपके पास वो ये आ रहा है आपके पास कि जी आपके पास F 5.1 न्यूमेरिकल है। 5.1 न्यूमेरिकल में वो ये कह रहा है कि आपके पास एक टाइनी लेज़र बीम है,
ठीक है, जो अर्थ के साथ अर्थ टू मून जो है वो रोटेट कर रही है। तो इसमें सिंपल सा उसने पूछा हुआ है कि आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमें पता है कि डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, स्क्रीन शो हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है, अब देखें ज़रा। ठीक है, अच्छा ये मैंने न्यूमेरिकल की बात कर रहा था मैं यहाँ पे। ये पहला न्यूमेरिकल है जिसमें उसने कहा हुआ है कि जी आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। उसने सारी वैल्यूज दी हुई हैं आपके पास। यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी एस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने पीछे पढ़ा था एस का फॉर्मूला जो कि रेडियस और थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो उसने यहाँ पे आपके पास आपका रेडियस भी गिवन है, यहाँ पे डायमीटर भी गिवन है ये वाला। ठीक है, और उसका आपके पास आर की वैल्यू भी गिवन है। तो अगर आपने थीटा फाइंड करना तो कैसे करेंगे, वो एस बाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आप सिंपल इसका फॉर्मूला जो है ना वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जो कि 6.6 के इक्वल है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, वो वी डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस ए टी। ठीक है, इसकी इक्वल होती है। तो इसको आप यहाँ पे अब इनिशियल वेलोसिटी जब आप पुट करेंगे, जो कि ये दी हुई है, यहाँ पे टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, तो यहाँ से आप इसका सिंपल सा डब्ल्यू एफ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद थर्ड न्यूमेरिकल है। इसमें आपके पास क्या अच्छा, इसमें आपका एंगुलर मोमेंटम पूछा है। एंगुलर मोमेंटम का भी हमने फार्मूला पढ़ा था, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अगर हम एंगुलर मोमेंटम को फर्दर मॉडिफाई करें तो वो ओमेगा की इक्वल होता है, जो कि मैंने बताया था आई की वैल्यू पुट करने से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आई भी गिवन है, यहाँ पे ओमेगा भी गिवन है, जो कि एंगुलर वेलोसिटी आपकी। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। जो बाकी आपके इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो भी सेम एज इट इज़ ही हैं, उसमें भी सेम ही फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। लेकिन आपने एक बात इसमें याद रखनी है कि जो फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं वो डिफरेंट, उसमें कंसेप्ट वगैरह वो चेंज कर रहा है, उसके स्टेटमेंट चेंज कर रहा है। ठीक है, तो उस बात को बस आप माइंड में रखिएगा। इसके अब एमसीक्यूज पे आ जाएं, फिफ्थ चैप्टर पे। तो इसमें पहला जो एमसीक्यू है वो सिंपल सा एमसीक्यू है। उसमें वो वन रेवोल्यूशन पूछ रहा है कि एक रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता है, तो 360 के इक्वल होता है, जो हमने पढ़ा भी था। वन रेडियन किसके इक्वल होता है, वो 57.3 के इक्वल है, वो भी हमने पढ़ा था। ये आप इसको छोड़ दें, जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट्स जो है बेसिक, जो सारी बेसिक्स हैं वो आपने करनी है, जो आपकी फोर्स की है, न्यूटन की है, या नर्सिया की है, या फिर आपकी प्रेशर की यूनिट है, इस तरह की आप कीजिएगा। ये थर्ड वाला आपने छोड़ देना है। फोर्थ वन जो है वो पूछ रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये भी बहुत सिंपल एमसीक्यूज है, इसको आपको पता है इसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेवोल्यूशन पर मिनट। अच्छा, ये सिंपल से न्यूमेरिकल है, इसमें एंगुलर वेलोसिटी इसकी होती है, यानी रेवोल्यूशन आ रहा है पर मिनट, टाइम आ रहा है ऊपर, उसकी डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं आपका, तो इसके एंगुलर वेलोसिटी इक्वल होगा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा जी, इसका भी बहुत सिंपल है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या कहते हैं, तो आप सबको पता है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड। अच्छा, ये हमने बात पीछे की थी कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, वो टॉर्क प्रोवाइड कर रहा होता है। वो ना प्रेशर करता है, ना मोमेंटम करता है, ना पावर करता है। तो अगर आपका एक्सेलरेशन जो है वो आपका जीरो होगा तो इसका मतलब ये है कि आपका वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट जा रही होगी, तो इसका मतलब ये है कि आपका टॉर्क जो है वो भी जीरो होगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके टॉर्क के इक्वल होता है। ठीक है जी, ये मेरा इसमें कहने का मकसद ये है। A particle is moving in a circle with constant speed. The direction of centripetal force will be. तो वो कहना चाह रहा है कि पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो मैंने अब इसमें स्पीड क्या है, वो कांस्टेंट है, तो वो स्पीड कांस्टेंट के साथ क्या होगा कि अलोंग द रेडियस वो है ना वो सेंटर की तरफ मूव करेगा। जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो आपने एक बात उसमें याद रखनी है, वो हमेशा सेंटर की तरफ डाइवर्ट हो रही होती है। तो ये सारे बेसिक इसमें आपने सिर्फ मेन कंसेप्ट याद रखने हैं। अच्छा, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया इसमें आपने नहीं करना, ये भी नहीं करना। अच्छा, इसमें एंगुलर मोमेंटम की बात आ गई है, ये आपने करना है। इसमें इसका क्वेश्चन आएगा, ये आपको पता है एल इज इक्वल टू आर पी के इक्वल होता है, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, इसके इक्वल होता है। इसके अलावा आपका द पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसने टी की वैल्यू पूछी है कि टी क्या होता है। सर्कुलर में क्या होता है, 2 पाई ओवर ओमेगा। पाई क्या होता है, 180 होता है। 180 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कुछ ना कुछ दी होगी, तो आप टाइम पीरियड जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये और करो इसमें या बस इतने काफ़ी हैं।
ये बाकी सिंपल सही है, ये आप खुद जब रिवाइज करेंगे तो आप खुद इसको कर लेंगे। अगर हम वन बाय वन इस पे जाएंगे तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगा उसके मेन चैप्टर के ऊपर। तो मुझे ज़रा एक कोई एक बता दें। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि आप मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? अब मुझे बता दें आप, मुझे नहीं आइडिया कि आपको आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। अच्छा, आ रही है, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ पे सब कह रहे हैं कि इसको मूव ऑन आगे करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो चैप्टर है ना वो बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसमें भी बहुत ही छोटी सी चीज़ें फ्लूइड डायनामिक की बात आ जाती है। तो इसमें भी आपने कुछ सारी चीज़ें नहीं करनी है, सिर्फ बेसिक बेसिक करनी है। वो मैंने यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या क्या करना है। अच्छा, इसमें तो सबसे पहले आपने स्टोक लॉ जो है वो आपने याद रखना है कि स्टोक लॉ क्या कहता है। ठीक है, उसके बाद आपने टर्मिनल वेलोसिटी का इसमें एक कंसेप्ट आता है कि वी टी जो है वो क्या होता है, वो आपने याद रखनी है। और इसमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है, ये यहाँ पे ये आपने इसमें याद रखनी है कि आपकी ये क्या होती है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी क्या होती है। और ये बर्नौली इक्वेशन यहाँ पे एक दिया होता है। अच्छा, बर्नौली इक्वेशन में ना ये आपने सिर्फ आपने इसकी एप्लीकेशन याद रखनी है कि इसकी कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन वर्क करती है। बाकी सारा इसमें इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं करना, बाकी आपने सब छोड़ देना। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं विस्कस ड्रैग एंड स्ट्रोक लॉ से। इसमें आपने सारा ये जो भी डिबेट की हुई आपने इसको छोड़ देनी है, इसके डायरेक्ट आपने फार्मूला पे आना है या आपने इसका स्ट्रोक लॉ का फार्मूला याद रखना है। इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं, कुछ कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट की वैल्यू दी होगी, कुछ रेडियस और आपके पास वेलोसिटी दी हुई है। तो ये दो चीज़ें आपके पास गिवन होंगी। पाई की वैल्यू आपको पता है तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि स्ट्रोक लॉ जो है वो किस तरह से इसमें वर्क कर रहा है। ओके, उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी मैंने बताया था आपको। अच्छा, इसमें एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, इसमें बल्कि क्वेश्चन आया भी तो ई कैट में। वो क्वेश्चन ये था कि अब बॉडी इज फ्री फॉल, अगर एक बॉडी फ्री फॉल पे गिर रही है नीचे, यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ये एक आपके पास बॉडी है वो फ्री फॉल में नीचे फॉल कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। हमने पढ़ा था कि जो पीछे हमने एक 3 टर्म्स पढ़ी थी, अपेरेंट पावर और रियल वेट और अपेरेंट वेट के अकॉर्डिंग पढ़ी थी। आज में आपने एक बात याद रखनी है कि जब आप फ्री फॉल, जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होगी ऊपर से डाउनवर्ड की तरफ, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जी के इक्वल होगा। ठीक है, तो वो यानी कि ग्रेविटेशन पुल के लिहाज से वो बॉडी नीचे गिर रही है, उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। जितना एक 9.8 होती है ग्रेविटेशन पुल, उसके लिहाज से वो नीचे आई जा रही है। यानी अब आपके पास जो जी की वैल्यू वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये है कि आपका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। तो जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, तो ये सिर्फ आपने एक बात याद रखनी है इसमें। ये क्वेश्चन जो है ना वो उसमें आया हुआ है, आपके जो है ना ई कैट के अंदर बहुत ज़्यादा हर साल ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर आ रहा होता है। ये बात क्लियर है, मुझे बता दें, ये इंपॉर्टेंट बात है। जी जी बिल्कुल इमरान, आप ठीक कह रहे हैं। जो वेलोसिटी होती है ना, टर्मिनल वेलोसिटी फ्री फॉल वेलोसिटी की, वो मैक्स वेलोसिटी होती है। अच्छा, इसमें और चीज़, अच्छा इसमें वेलोसिटी जो मैंने बताया था आपको, टर्मिनल वेलोसिटी कुछ टर्म्स हैं इसकी, वो आपने याद रखनी है। यहाँ पे F इज इक्वल टू एम ए का प्रिंसिपल वर्क कर रहा होगा। ठीक है, उसके लिए टर्मिनल वेलोसिटी का एक ये फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है। और अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूँ पहले। ये दो बीटी के दिए हुए, एक ये बीटी का फार्मूला, ये बीटी का फार्मूला। इन दोनों फार्मूलों में क्या डिफरेंस है। अच्छा, ये जो आपके पास फार्मूला ना, ये आपके पास सॉलिड के लिए फार्मूला है। अगर कोई भी आपके पास बॉडी सॉलिड की फॉर्म में है ना, तो अगर उसका वो क्वेश्चन कहता है कि एक बॉडी सॉलिड है, बॉडी है, उसका यही चीज़ें गिवन है, तो उसका फिर मैथ भी होगा, उसका फिर ग्रेविटेशन, सारी चीज़ें होगी। उसके लिए फिर हम टर्मिनल वेलोसिटी के लिए ये फार्मूला जो है ना वो यूज़ करेंगे। अगर वो कहता है कि जो आपकी बॉडी है वो लिक्विड की फॉर्म में है, वो फ्लूइड की फॉर्म में, ठीक है, तो फिर आपने ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करना है। ये अब दोनों बातें आपको क्लियर हैं, ये आपने बात याद रखनी है। और एक जो इसमें इंपॉर्टेंट बात दोनों में है कि जो सॉलिड की फॉर्म में होता है उसमें जो आपकी टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो आपके रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है, इनडायरेक्टली नहीं होती। ठीक है, और जो सॉलिड होता है इसमें आपकी जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है रेडियस के स्क्वायर के। ठीक है, ये यहाँ पे गिवन भी होगा, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है और यहाँ आपके पास इनवर्स में आ रहा है आर रेडियस में। ठीक है, ये दो बातें बस आप इसमें याद रखिएगा, ये ना भूलिएगा, इसको आप माइंड में रखिएगा बस। बाकी इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, बाकी सारा आप छोड़ दें इस चीज़ को। ओके, आपने फ्लूइड जो है नेक्स्ट है फ्लूइड फ्लो, ये आपने नहीं करना।
इसको आपने छोड़ देना है। और इसमें क्या था, ठीक है, इसको आप छोड़ दें। नेक्स्ट आ गया, अच्छा ये इक्वेशन ऑफ, अच्छा हाँ, बल्कि एक इसमें ये कर लीजिएगा, ये मुझे अब इतना आइडिया नहीं है, ये हमें तो टीचर्स कहते थे एफएससी में कि कर लेना चाहिए। ये है आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ हैं, कि अगर वो प्यास वाले दे देते हैं कि आइडियल फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो उसका फ्लूइड मोशन स्टेडी होता है और उसका फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल होता है। तो इसकी 2-3 ये हैं, ये आप इसको कर लीजिएगा, अगर आपका दिल करे तो कर लीजिएगा, अदरवाइज छोड़ना हो तो आप उसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आगे, ये इसमें आपने करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपने नहीं भूलनी है कि अगर आपका एरिया कम हो रहा हो तो फिर वेलोसिटी के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा होगा। तो वेलोसिटी या वॉल्यूम, इस पे आपने ये इसकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये याद रखनी है। ये हमेशा दो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होगी, यानी स्टार्टिंग के ऊपर और एंडिंग के ऊपर। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। अच्छा, इसमें आपको पता है कि जो आपका एरिया है वो आपका वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये आप इसमें पॉइंट याद रखिएगा। बर्नौली क्वेश्चन के लिए कंडीशन मस्ट होनी चाहिए, वो हम अभी उस पर आते हैं। इमरान